दिल्ली में एक आदमी की कपड़ों की बहुत पुरानी दुकान होती है। वह दुकान उसकी पुश्तैनी थी। उसका बड़ा बेटा जब थोड़ा जिम्मेदारियां संभालने लायक हो गया तो अपनी पढ़ाई पूरी करके वह दुकान पर बैठने लगा। तब उसके पिताजी ने धीरे धीरे जिम्मेदारी अपने बेटे को भी देना शुरू कर दिए और एक बार उसे सूरत शहर भेजे साड़ियाँ लाने के लिए। वह गया। अब अक्सर उसका आना जाना सूरत होता माल लाने के लिए। तब उसकी एक बार मुलाकात होती है वहाँ के एक और भी इससे भी ज़्यादा बड़े व्यवसायी के बेटे से। लेकिन वह लड़का अय्याश किस्म का आदमी था। दोनों में दोस्ती हो जाती है। लड़कियों को बुलाकर रातें रंगीन करना उसका काम था जो सूरत के व्यवसायी का बेटा होता है। अब इस दिल्ली वाले व्यवसायी के बेटे की दोस्ती उससे हो जाती है। वह एक बार कहता है कि भाई मार्केट में एक नई लड़की आई है, अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए उसे बुला दूँ। तब वह लड़का बहुत घबरा जाता है क्योंकि उसने अभी तक तो अपनी ज़िंदगी में सारे शौक़ पूरे कर लिए थे, लेकिन लड़कियों के मामले में वह पीछे था। वह मना कर देता है अपने दोस्त से कि भाई मुझे ये सब नहीं करना है और वह रात को सोने चला जाता है। लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आती। वह वही बात अपने दोस्त की कही गई सोच रहा था। सुबह होने के बाद वह फैसला करता है कि क्यों ना, मुझे यहाँ पर आया हूँ तो मैं उस लड़की से मिल ही लूँ, मुझे यहाँ कौन जानने वाला है। तब वह अपने दोस्त को कहता है कि भाई कल जो आप कह रहे थे उस लड़की को बुला दो, मैं मिलना चाहता हूँ। तब वह दोस्त बहुत खुश हो जाता है और लड़की को बुलवा लेता है अपने इस दोस्त से मिलने के लिए। जैसे ही वह लड़का उस लड़की के कमरे में जाता है जहाँ पर वह बैठी होती है तो लड़की उसे देखते ही बहुत घबरा जाती है, बहुत डर जाती है। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है, रहम की भीख मांगती है कि भैया मुझे छोड़ दो, मैं इस दलदल में फंस गई हूँ, किसी ने मुझे यहाँ पर लाकर बेच दिया है, मेरे साथ धोखा हुआ है, अभी मेरी उम्र सिर्फ 12-13 साल है। तब यह लड़का उसे डांट देता है। फिर आगे जो करता है उसे सुनने के बाद तो आप भी सोच में पड़ जाओगे। आखिर फिर यह लड़का क्या करता है, उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करता है, हैवानियत की हद पार करता है या फिर रहम दिखाता है, बच्ची समझकर उसे छोड़ देता है। वह लड़की दलदल में कैसे फंसी, कैसे इन सब के चंगुल में आई, यह सब जानने के लिए दोस्तों वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखें। नमस्कार, आज की कहानी बहुत ही दर्दनाक एक नाबालिग बेसहारा लड़की की है जो तस्करों के चंगुल में फंसकर वेश्यावृत्ति के दलदल में फंस जाती है। दिल्ली में एक कपड़ों के बहुत बड़े व्यवसायी होते हैं, नाम उनका होता है अमर बहादुर। वह उनकी दुकान पुश्तैनी थी। उनके 2 बेटा और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा होता है महेश। महेश ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। छोटी बेटी और छोटे बेटे भी पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी उम्र अभी कम थी। महेश ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के साथ साथ कभी कभार अपने पिताजी की कपड़ों की जो साड़ियों की दुकान थी उस पर भी जाकर बैठता। जब वह अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर लिया उसके बाद वह फुल टाइम दुकान पर देने लगा और महेश के पिताजी को भी थोड़ा सहारा हो गया बेटे के आने की वजह से। वह उसे दुकान पर बैठाते। जब उसे दुकान के बारे में जानकारी हो गई तो फिर उसकी जिम्मेदारी थोड़ा और बढ़ाए, उसे बाहर माल लेने के लिए भी भेजते। साड़ियाँ उनकी सूरत शहर से आती थी तो महेश का अक्सर सूरत आना जाना लगा रहता था। महेश गल्ले पर बैठता और उसके पास पैसे उसके पिताजी भी देते माल लाने के लिए। वह अपनी ज़िंदगी में अभी तक की सारे शौक़ पूरे कर चुका था, उसे किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं थी। एक बार वह सूरत शहर में जब गया तो वहाँ पर उसकी मुलाकात उससे भी बड़े एक व्यवसायी के बेटे से हो जाती है। उनका भी सूरत में कपड़ों के कई कारखाने थे और कई आलीशान मकान भी थे वहाँ पर। उस कपड़े के व्यवसायी के बेटे का नाम होता है चंद्रभान। अब महेश की दोस्ती चंद्रभान से हो जाती है क्योंकि महेश अक्सर सूरत आया जाया करता था। लेकिन चंद्रभान में एक कमी थी कि वह अय्याश किस्म का लड़का था। वह अक्सर अपने घर पर लड़कियों को बुलाता था रातें रंगीन करने के लिए। जब उसकी दोस्ती महेश से हो गई तब वह एक बार बोला कि भाई मार्केट में एक नई लड़की आई है, अभी बहुत कम उम्र की है, अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए उसे बुलवा दूं, तू भी उससे मिल ले। जैसे ही यह बात चंद्रभान बोला महेश ने कहा कि नहीं भाई नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है, मैं यहाँ माल लेने आया हूँ, मैं अपने काम से आया हूँ, मुझे इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। इतना कहकर वह शाम को सोने चला गया अपने कमरे में। लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आती, वह चंद्रभान की कही गई बात ही सोचता रहता है।
महेश ने सोचा कि मैं अपने सारे शौक तो पूरे कर ही लिया हूँ, सिर्फ यही एक शौक है जो मैंने अभी तक नहीं किया है। वह रात भर सोचता रहता है। सुबह होती है। सुबह होने के बाद वह विचार करता है कि यहाँ सूरत में मेरा जानने वाला कोई है तो नहीं, कौन मुझे यहाँ जाने का, क्यों ना मैं यह काम भी, यह शौक भी अपना पूरा कर लूँ। ऐसा सोचकर वह चंद्रभान के पास फ़ोन करता है और कहता है कि भाई, रात में जो आप कह रहे थे लड़की के बारे में, उसे बुलवा लो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तब चंद्रभान बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि दोस्त, ये हुई ना बात दोस्ती में, आज आपने मेरी बात मान ही लिया। महेश भी खुश हो जाता है। फिर उस लड़की को बुलाया जाता है। जब वह लड़की आई, उसे सजा संवार कर उसे कमरे में एक दुल्हन की तरह बैठा दिया जाता है और महेश बाद में पहुंचता है। लड़की को चंद्रभान ने पहले ही बुलवा लिया था। महेश आता है तो उसे बताया जाता है कि भाई जा, आज की रात यही तेरी दुल्हन है, जो इच्छा हो जी भर कर करना, किसी बात की टेंशन मत लेना, तेरा भाई यहाँ पर बैठा है। तो महेश जैसे ही कमरे में जाता है, वह जाकर सोचा कि दुल्हन का मैं घूंघट उठाऊं, इस लड़की का चेहरा देखूं। त्यों ही वह लड़की थोड़ा पीछे हट जाती है और हाथ जोड़कर महेश से रोने गिड़गिड़ाने लगती है कि शायद महेश को उस पर रहम आ जाता है, दया आ जाती है। वह कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। इतना कहकर महेश झट से उस लड़की का घूंघट उठा देता है। तो देखता है महेश कि अभी उस लड़की की उम्र सिर्फ 12-13 साल के आसपास ही होगी। वह सोचने लगता है कि कैसे कैसे इस दुनिया में लोग हैं जो इतनी छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ते। वह उन्हें साजिश करके वेश्यावृत्ति के चंगुल में फंसा देते हैं, दलदल में छोड़ जाते हैं इस पेशे में। यही सब महेश सोच ही रहा था, तभी वह लड़की महेश के पैर पर गिर पड़ती है और रोने लगती है। कहती है कि भैया, मुझे यहाँ से बचा लो और रहम करो भगवान के लिए, मेरे साथ कुछ भी मत करो। अभी मैं बहुत छोटी हूँ, मैं यह सब करना नहीं चाहती हूँ, मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती लाया गया है। तो महेश उसे बहुत तेज़ से डांटता है कि चुप रहो, वरना बाहर के सब लोग सुन लेंगे, तब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाऊँगा और भी ज़्यादा परेशानी हो जाएगी मेरे लिए, मैं तुम्हें यहाँ से बचा नहीं पाऊँगा। महेश के डांटने पर वह लड़की थोड़ा शांत हो जाती है और सहम जाती है। फिर महेश प्यार से उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तब वह लड़की बताती है कि मेरा नाम चित्रा है। फिर महेश दोबारा पूछता है कि तुम इस दलदल में कैसे फंसी। तब वह लड़की कहती है कि भैया, मेरी परवरिश अनाथालय में हुई है। जब मैं 8-10 साल की थी, तभी वहाँ पर एक फैमिली आई और उसने कागजी कार्रवाई करके मुझे गोद ले लिया। वह लोग कहकर तो लाए थे कि मैं इन्हें बेटी बनाकर ले जा रहा हूँ, लेकिन घर लाने पर वे लोग मेरे साथ बेटी के जैसा सलूक नहीं करते। घर पर मुझे बहुत सारा परेशान करते, ढेर सारा मुझसे अकेले काम करवाते और मुझसे बुरा बर्ताव भी करते। पर मैं करती भी तो क्या करती, मुझे खाने के लिए 2 वक्त का भोजन मिल जाता और पहनने के लिए बदन पे कपड़े मिल जाते, और इससे ज़्यादा मैं क्या कर पाती। जो लोग मुझे यहाँ पर लेकर आए थे, गोद लिए थे बेटी बनाकर, वह दोनों पति पत्नी पेशे से डॉक्टर थे। अगले महीने पता चला कि वह अमेरिका जाने वाले हैं दोनों। तब मैंने उनसे पूछा एक दिन कि क्या मैं भी आपके साथ अमेरिका चलूँगी। तब उन्होंने कहा कि हाँ, तुम मेरे साथ ज़रूर चलोगी, लेकिन 2-3 महीने बाद, क्योंकि क्या है ना कि तुम्हारा रिश्ता हमारे साथ खून का नहीं है, तो इसलिए वीज़ा, पासपोर्ट और कागजी कार्रवाई करने में 2-3 महीने का समय लगेगा। तब तक मैं तुम्हें यहाँ रहने का बंदोबस्त कर देता हूँ। फिर अगले हफ्ते वह दोनों पति पत्नी अमेरिका चले गए और मुझे एक औरत के घर पर छोड़ दिए। उस औरत के घर पर जब मैं गई तो वहाँ का माहौल मुझे अच्छा नहीं लगा। वहाँ कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उस औरत के घर में एक तरफ तो सारी लड़कियाँ ही लड़कियाँ थीं, जितने कमरे थे सब में लड़कियाँ थीं, और उन लड़कियों के पास जैसे ही शाम होता, रोज़ नए नए मर्द आते, वह उन लड़कियों के साथ कमरे में जाते, दरवाज़ा बंद करके अपना समय बिताते और उसके बाद निकलकर अपने अपने घर चले जाते। यह सब देख के मुझे अजीब लग रहा था, लेकिन मैं वहाँ भी कुछ नहीं कर पा रही थी। जो वहाँ की आंटी थी, जो महिला थी उस घर की मालकिन, उनका नाम नगीना होता है, और वहाँ पर एक मर्द भी काम करता था। वह मर्द उस नगीना आंटी का चमचा था, उन्हीं के कहने पर हर काम करता था। वही मर्द मुझे यहाँ लाकर छोड़ गया है। यही कहकर वह लड़की यानी चित्रा एकदम से खामोश हो गई। फिर महेश उसकी तरफ अफसोस भरी नज़रों से देखने लगा और मन ही मन महेश ने सोचा
कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि इसके साथ धोखा हुआ है। अगर आज मैं इसके साथ कुछ भी गलत कर लूँगा तो यह भी उन लड़कियों की तरह दलदल में फंस कर रह जाएगी, वेश्यावृत्ति के। इसका यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। फिर महेश सोच ही रहा था, तभी वह लड़की महेश के दोबारा पैर पकड़ लेती है और रोकर फिर कहती है कि भगवान के लिए मुझे यहाँ से बाहर निकाल ले चलो, मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ, मुझे अपनी छोटी बहन समझकर यहाँ से लेकर चलो। तब महेश कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर तो नहीं चल सकता, लेकिन यहाँ से तुम्हें निकालने में मदद ज़रूर कर सकता हूँ। फिर महेश अपने चारों तरफ देखता है और मौका देखकर कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, नहीं तो वह आदमी भी आता होगा जो कल तुम्हें यहाँ पर छोड़कर गया था, उसका आने का समय हो ही गया है लगभग। तब महेश ने देखा कि चंद्रभान और वह दलाल आदमी दोनों सामने से आ रहे हैं। जैसे ही वह महेश के पास पहुँचे तो महेश से पूछने लगे कि वह लड़की कहाँ पर है, बुलाओ उसे, उसका टाइम हो गया है, नहीं तो आपको पैसे भी ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे उसके। तब महेश अपने हाथ में अपने शरीर का जख्म दिखाते हुए बोला कि भाई ये देखो, वह लड़की तो गुस्से में शराब की बोतल मारकर मेरे ऊपर भाग गई, मैं क्या कर सकता था, मेरी क्या गलती है। उसने मुझे जख्म भी दिया और ऊपर से एक रात का आपने मेरा पैसा भी बर्बाद कर दिया। इतनी बात सुनते ही चंद्रभान और वह दलाल आदमी दोनों सन्न रह जाते हैं और वह दलाल आदमी तो रोने लगता है और रो कर कहता है कि आज तो मेरी खैर नहीं, नगीना आंटी मुझे जीते जी ही मार डालेंगी। तब वह आदमी कहता है कि आपको यह बात चलकर नगीना आंटी से बतानी होगी। तब महेश बहाना बनाते हुए कहता है कि ठीक है भाई, तुम अभी जाओ, कल सुबह 9 बजे मैं तुम्हारे नगीना आंटी के पास आकर मिल लूँगा और सारी बात बता दूँगा। वह आदमी जाने लगता है और फिर महेश उसे कहता है कि भाई सुन, और हाँ, अगर तेरी नगीना आंटी तुझे कुछ डांटे फटकारे बोले तो उनसे बोल देना कि वह लड़की उनके पास है, सुरक्षित है, कल सुबह 9 बजे आएंगे लड़की को लेकर और तुम्हारा जितना भी ज़्यादा पैसा बनता है वह लोग उसकी कीमत चुका देंगे। फिर वह आदमी उनसे निवेदन करता है कि भैया कल आप दोनों लोग ज़रूर आ जाना नगीना आंटी के पास 9 बजे, और इतना कहकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। महेश और चंद्रभान दोनों दोस्त बैठकर अब आपस में बात करने लगे कि आखिर यहाँ से निकला जाए तो कैसे निकला जाए। चंद्रभान वहाँ सूरत का लोकल था तो उसने अपने दोस्त महेश को कहा कि भाई तू यहाँ से निकल, मैं अपने निकलने का बंदोबस्त कर लूँगा। फिर महेश अपना बोरिया बिस्तर समेटता है और वहाँ से चला आता है अपने घर। घर आने पर पिताजी पूछते हैं कि बेटा माल कहाँ पर है, क्यों लेकर नहीं आए। तब महेश बहाना बनाता है और कहता है कि रास्ते में पिताजी कुछ गुंडों से मुठभेड़ हो गई थी, उन्होंने मेरा सारा पैसा छीन लिया, तो मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं माल कहाँ से लेकर आता। महेश के पिताजी अपने बेटे की बात पर यकीन कर लेते हैं और कुछ नहीं कहते, और महेश भी सुकून से रहने लगा और दुकान पर आने जाने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीता। फिर उसके बाद एक दिन महेश और उसके पिताजी दुकान पर बैठे होते हैं, तभी उसका दोस्त चंद्रभान आता है और चंद्रभान के ही साथ में कुछ अजीब आदमी भी थे और उनके साथ एक महिला भी थी, और उस महिला के साथ वह पुरुष दलाल भी था जो चित्रा को महेश के पास छोड़कर गया था। वह लोग जैसे ही दुकान पर पहुंचे तो वह जो पुरुष दलाल था वह महेश को देखते ही पहचान जाता है और अपनी मालकिन यानी नगीना आंटी से बोला कि नगीना मैडम, यही वह आदमी है जो चित्रा को भगाया है। तब महेश के पिताजी यह बात सुन जाते हैं तो वह अपने बेटे से पूछते हैं कि महेश बेटा, चित्रा ये कौन है, क्या मामला है। तो महेश डर जाता है, वह सकपका जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। तो महेश के पिताजी समझ लेते हैं कि इसमें मेरे बेटे की ही गलती है, मामला कुछ गड़बड़ है। उन लोगों की सारी बात महेश के पिताजी सुनते हैं, फिर उन्हें कुछ पैसे देकर दुकान पर से हटा देते हैं। पैसे पाकर नगीना आंटी बहुत खुश हो जाती है, वह शायद पैसे के लिए ही दुकान पर आई थी और पैसा लेकर चली जाती है। तब महेश से उसके पिताजी पूछते हैं कि बात क्या है, वह कुछ नहीं बताता, तो उसके पिताजी उससे बात करना बंद कर देते हैं। फिर कुछ दिन तक बात नहीं होती। उसके बाद महेश अपने पिताजी को समझाने और बताने की कोशिश करता है और वह कहता है कि पिताजी, उस लड़की को मैंने ही बुलवाया था, वह मेरे कहने पर ही लेकर आया था। हालांकि उस लड़की को मैंने भगाया है, लेकिन उसके साथ मैंने कुछ गलत नहीं किया है। पर महेश की यह बात सुनने वाला कोई नहीं था।
धीरे धीरे यह बात आसपास और मोहल्ले में आग की तरह फैल गई कि अमर बहादुर सेठ का लड़का शहर में जाता है माल लाने, लेकिन वहाँ पर वह लड़कियों के साथ अय्याशी करता है। महेश के पिताजी इस बदनामी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। वह दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। पिताजी के मरने का जिम्मेदार महेश की मां महेश को ही मानती है। वह कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो आज वह जरूर जिंदा होते। अब मेरी ज़िंदगी खराब हुई तो हुई, अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से, इस घर में रहने की वजह से तुम्हारे भाई और बहन की भी ज़िंदगी खराब हो। इसलिए वह अपने सारी संपत्ति और प्रॉपर्टी से घर से महेश को बेदखल कर देती है। पिताजी के बिजनेस में हाथ बटाने की वजह से महेश अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया था, इसलिए उसे शहर में कोई नौकरी भी नहीं मिल रही थी। वह अब अपनी ज़िंदगी को कैसे काटे, किस तरह अपना खर्च चलाए। उसकी उम्र भी धीरे धीरे 50 साल हो गई, लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की, इसलिए वह शहर में रहकर टैक्सी चलाने लगा। एक दिन महेश टैक्सी लेकर खड़ा था, सवारी का इंतज़ार कर रहा था। तभी कुछ देर के बाद महेश के पास एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है कि बेटा, क्या तुम मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ दोगे? तब महेश कहता है कि हाँ बाबा, मैं ज़रूर छोड़ दूँगा। तब वह आदमी कहता है कि मैं अकेले नहीं हूँ, आपको मेरे घर तक चलना होगा, और भी लोग हैं जाने के लिए। तब महेश कहता है कि ठीक है बाबा, आप मेरी गाड़ी में बैठिए, मैं आपके घर चलता हूँ। महेश फिर उस बूढ़े आदमी को अपने गाड़ी में बैठा लेता है और उसके घर की तरफ चल दिया। रास्ते में वह आदमी महेश को रोकता है तो महेश देखता है कि सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग, आलीशान बिल्डिंग थी। वह आदमी महेश को वहीं पर रोककर और झट से घर में जाता है और उस आदमी के साथ फिर घर से एक खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। महेश उसे देखता है तो वह किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। फिर वह लड़की और वह बूढ़ा आदमी महेश की गाड़ी में बैठ जाते हैं और महेश एयरपोर्ट की तरफ चल देता है। और महेश उस लड़की को बार बार देखने की कोशिश करता है गाड़ी में लगे साइड मिरर से। और जब महेश देखता है तो ऐसा उसे लगता है कि वह लड़की भी शायद महेश को बार बार घूर कर देख रही है। फिर महेश मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर यह लड़की कौन है। वह अपने दिमाग पर जोर देता है, वह उसे पहचान नहीं पाता। उसके मन में यही सवाल आ रहे थे कि आखिर यह लड़की कौन है, इसे मैंने शायद पहले कहीं देखा हुआ है। फिर उसे अचानक याद आता है कि अरे, यह लड़की तो वही चित्रा है। चित्रा वही जिसके पास मैं गया था, जिसकी वजह से आज मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। लेकिन महेश के मन में सवाल आते हैं कि आखिर यह लड़की यहाँ तक पहुँची कैसे? इतना आलीशान घर, इतना अच्छा रहन सहन और किसी मॉडल की तरह लग रही है। आखिर यह सब हुआ कैसे? यही सब सोचते सोचते वह एयरपोर्ट पर पहुंच गया। फिर चित्रा ने उस बूढ़े आदमी से कहा कि पिताजी, अब आप घर जाइए, अब मैं चली जाऊंगी। उसके बाद वह महेश से पूछती है कि आप मेरे पिताजी को घर तक तो छोड़ दोगे ना? फिर महेश उसकी बात समझ गया और वह बहाना कर दिया कि नहीं नहीं, मुझे दूसरी तरफ कहीं जाना है, मैं नहीं छोड़ पाऊँगा। अगर आप कहें तो मैं दूसरी टैक्सी का प्रबंध कर दूँ। तब चित्रा कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, दूसरी टैक्सी बुला लो, मैं अपने पिताजी को गाड़ी में बैठा कर भेज दूंगी, क्योंकि शाम होने वाली है तो मेरी भी चिंता खत्म हो जाएगी, मुझे भी थोड़ा सुकून मिलेगा। तब चित्रा के कहने पर महेश दूसरी टैक्सी बुलवा लेता है और उसके पिताजी को बैठाकर ड्राइवर से कहता है कि आप अंकल को घर तक छोड़ देना। उसके बाद वह ड्राइवर जैसे ही चला जाता है, तब चित्रा महेश के गले से लिपटकर खूब फूट फूट कर रोने लगती है। महेश को वह मंजर याद आ जाता है जब चित्रा उस दिन अपने ज़िंदगी की भीख मांग रही थी, कुछ इसी तरह रो रो कर। फिर महेश उसे ढांढस बताता है और कहता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ? उस दिन जब मैंने तुम्हें वहाँ से भगाया था, तब उसके बाद तुम कहाँ गई, किसके पास रही? तब वह लड़की कहती है कि वहाँ से आने के बाद मैं इधर उधर भटक रही थी, तभी ये अंकल मिले जो अभी गए, यानी मेरे ससुर जी। इन्होंने ही मुझे देखा और फिर अपने साथ लेकर अपने घर चले गए। घर ले जाकर इन्होंने मुझे एक अच्छे से स्कूल में खूब पढ़ाया लिखाया और मैं डॉक्टर बन गई। डॉक्टर बनने के बाद इन्होंने अपने बेटे के साथ मेरी शादी करवा दी। इनका बेटा एक पैर से अपाहिज था, लेकिन मुझे अपने अपाहिज पति के साथ कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं और मेरे पति दोनों अमेरिका में डॉक्टर हैं।
और मैं अमेरिका ही जा रही थी अपने पति के पास। लेकिन भैया ये सब जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मुमकिन हो पाया। अगर आपने उस दिन मेरी मदद नहीं की होती भगाने में तो मैं भी उस दलदल में और लड़कियों की तरह ही फंस कर रह जाती। लेकिन भैया आप तो बहुत बड़े घर के थे, फिर आपको यह टैक्सी कैसे चलाना पड़ रहा है? तब महेश अपने ऊपर सारी बीती घटनाओं को बताता है, अपनी आप बीती चित्रा से बताता है जो चित्रा के चले जाने के बाद उसके साथ घटित हुई थी, और कहता है कि लेकिन चित्रा, मुझे एक बात की खुशी है कि मैंने अपने जीवन में एक बहुत अच्छा काम किया तुम्हें उस दलदल से निकाल कर। लेकिन पछतावा सिर्फ एक बात का है कि मेरे पिताजी मेरी वजह से बहुत कम उम्र में चले गए मुझे छोड़कर। फिर चित्रा कहती है कि भैया एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने। तब महेश कहता है कि बोलो। तो चित्रा कहती है कि मैं आपको कुछ पैसे की मदद कर दूं जिससे आपको यह टैक्सी चलाना ना पड़े। तब महेश कहता है कि नहीं नहीं, मुझे अब पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं पैसे लेकर क्या करूँगा? वैसे भी आधी ज़िंदगी मेरी गुजर चुकी है, जो आधी बची है वह टैक्सी चलाने में गुजर जाएगी। पैसे का मेरे लिए कोई अब मायने नहीं है। इतना सुनने के बाद चित्रा के आंख से आंसू टपकने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वह अमेरिका चली जाती है और जाते जाते महेश से उसका मोबाइल नंबर ले लेती है, जिससे अमेरिका में रहने के दौरान भी चित्रा और महेश की बातचीत होती रहती थी। और चित्रा रिश्तों में लगाव बना रहे, मोहब्बत कम ना हो, इसलिए वह गिफ्ट भी महेश के लिए भेजा करती थी। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई कहानी के